बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी होगी या नहीं होगी, आज उस पर समाअत हुई और दो अदालतों में उस पर तज़किरे हुए। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की समाअत थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेमरा के जो नोटिफिकेशन थी उसके ऊपर समाअत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे ये कहा कि कोई पाबंदी नहीं है, आप चला सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात ये सामने आई है कि ये कोई फैसला कैसे कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की कौन सी बात चलेगी और कौन सी बात नहीं चलेगी। ये चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने आज की समाअत में ये रिमार्क्स दिए। और आज जो तौहीन अदालत वाला मामला था उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब जो थे वो पेश हुए और उन्होंने पेश होने के बाद ये बात की कि मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। उनकी माफ़ी को कबूल नहीं किया गया। फैसल वावडा साहब उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, उनसे एक हफ्ते बाद दोबारा सवाल तलब कर लिए गए हैं कि वजूहात आप आके पेश करें। वो बाहर आए और उन्होंने आके दो चार बातें और कर दी। उन्होंने कहा जी मैं तो सवाल पूछूंगा, मैं तो ये भी पूछूंगा, मैं तो वो भी पूछूंगा। जब सहाफ़ियों ने उनसे सवालात पूछे तो उन्होंने कहा ये भी सवाल पूछे जाएंगे। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब का मामला कुछ और दिखाई दे रहा था, फैसल वावडा साहब का कुछ और दिखाई दे रहा था। हालांकि अदालत के अंदर प्ली ये रखी गई कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये उसके तसलसल में नहीं थी। दूसरी बात जो आज अदालती मंजरनामे में ये भी देखने में आई कि फैसल वावडा साहब वो आज़ाद सेनेटर हैं, किसी पार्टी के साथ उनका ताल्लुक़ नहीं है, ना PMLN के साथ, ना PPP के साथ, ना MKM के साथ, ना BAP के साथ, यानी हुकूमती जितनी भी जमातें उनसे ताल्लुक़ नहीं। लेकिन वो आज़ाद हैसियत में खड़े हुए और सेनेटर जीत गए। और आज उनको सपोर्ट करने के लिए लीगी अराकीन और पीपल्स पार्टी के अराकीन वो भी अदालत के अंदर मौजूद थे और बैठने पे भी बातें हुई कि वावडा साहब को कहा गया कि पहले आप बैठ जाएं, वो कहते नहीं आप बैठ जाएं। ये कुछ देर मुकालमा भी वहाँ पर चलता रहा है। तो ये जो मंजरनामा है ये सियासी मंजरनामे पे किस हद तक असरअंदाज होगा। और दूसरा, जब आरिफ अलवी साहब उनके लहजे में तलखी आनी शुरू हो जाए तो वो माजी के आरिफ अलवी ना दिखाई दें, तो क्या उनके राबिते बेसूद रहे हैं या राबिते किसी और जगह पे चल रहे हैं। राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले अदालती रिपोर्टिंग के हवाले से सहाफ़ती तंजीमों की जो दरख्वास्त थी उस बारे में क्या कहना चाहेंगे जो फैसला मंजर आम पे आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यह सर मज़े वाली बात है कि इसका जो अथॉरिटी लेटर था वो मैं नहीं जारी किया। हमारे काजी साहब वहाँ पे कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के ज़िम्मेदार भी है और उनकी तरफ से पटिशन भी दायर हुई, यानी PFUJ की तरफ से पटिशन दायर हुई और उस पर बतौर अथॉरिटी लेटर मैं नहीं जारी किया। और अल्हम्दुलिल्लाह पीका एक्ट की तरह पहली कामयाबी तो पीका एक्ट पे भी हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कामयाबी मिली थी और इसमें भी हमें कामयाबी मिली। बात यह है कि एक बड़ी सिंपल सी बात है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है। क्या किसी अदालती रिपोर्टिंग में कोई ऐसा फ़िक्रा किसी ने लिखा है कि जो फ़िक्रा मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने नहीं कहा, या जो ये कहा गया हो कि इस फ़िक्रे को आपने कोट नहीं करना, या ये फ़िक्रा जो है इस तरह नहीं है, फिर तो पाबंदी लगनी चाहिए। फिर जिसने गलत किया उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए, फिर उसके ख़िलाफ़ एक्शन भी होना चाहिए। कोई दूसरी इसमें राय नहीं है। लेकिन अगर वो बातें जो अदालत में हो रही हैं, जो वकील कर रहे हैं, जो प्रोसिक्यूशन कह रहा है, जो वहाँ पे गवाह कह रहा है, जो वहाँ पे सारी गुफ्तगू के अंदर चीज़ें आ रही हैं, तो वो तो अवाम तक पहुँचनी चाहिए। अदालतों में केस कोई बरतानिया का तो नहीं लगा हुआ, अदालतों में केस कोई भारत का तो नहीं लगा हुआ, अदालतों में केस कोई फ्रांस का तो नहीं लगा हुआ। अदालतों में केस हमारे सियासतदानों से जुड़े हुए केस लगे हुए हैं और उन सियासतदानों के साथ बहुत से लोग वाबस्ता हैं, सियासी जमातें वाबस्ता हैं, बहुत सी तहरीकें वाबस्ता हैं, बहुत से MP MNA उनके हैं। तो लोग उनको सुनना जानना चाहते हैं। यहाँ पर इमरान खान की तस्वीर आ जाए तो ट्रेंड बन जाता है कि जेल सियाही तस्वीर जो है वो अगले दिन सबसे ज़्यादा उसी दिन वो नंबर 1 पोजीशन पे चले जाती है। तो क्यों नहीं हमें उसकी बातों को सुनना चाहिए। ये मामला चला था बेसिक, तो आपको याद होगा साइफर से के फैसले आने से चंद दिन पहले अचानक से एक आ गया था। अब मुझे एक चीज़ का जवाब चाहिए। मेरा ख्याल है ये इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट भी मांगेगी और जवाब बड़ा सिंपल सा, सवाल बड़ा सिंपल सा, जवाब भी उसमें बड़ा सिंपल सा। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी अदारे के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई चीज़ हो और 5 मिनट चले, मैं कहता पहले 5 मिनट नहीं पता चला, 5 मिनट में
मुतलका अदारा उसको पता ना चला हो। यासिर साहब क्या हो सकता है? यहाँ पर तो सिर्फ फ़ोन जाता है कि बंद, ये आपने ये नहीं दिखाना। मुतलका अदारा जो हमें डील करता है वो नहीं दिखाते, तस्वीर नहीं चलानी, नहीं चलाते। तो फिर यूँ ठीक कहा चीफ जस्टिस साहब ने, बिल्कुल ठीक कहा कि बुलाएं ज़रा, पूछें कि किस तरह चल गई ये 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट 40 मिनट कैसे चल जाती हैं चीज़ें। देखिए सुप्रीम कोर्ट का आज जो केस चल रहा था, कल सुबह फिर कल ही है ना समाअत जी, नैब वाली जी, नैब तरामीम वाली सुबह है ना। हाँ जी, अब सुबह वो लाइव चलनी है ना। अब उसमें सारी चीज़ें सामने तो आनी है, गलत सही झूठ सच जो होगा सामने आना, सब चीज़ें सामने चलनी है। तो यार ये तो चीज़ें हैं, ये चलेंगी, लेकिन जिस चीज़ को जहाँ पे जिसने रोकना है अगर उसने नहीं रोका और जिस चीज़ को नहीं रोकना उस पर रोकने के अहकाम दे दिए तो फिर इसका फैसला अदालतों को करना पड़ेगा। इसलिए कि ये अदालती, अच्छा ये चंद एक जगहों पे होता है, लागू होता है। ये नहीं लागू हुआ कि फ़लाँ चीज़ नहीं दिखानी, नहीं, ये लागू उन्हीं चीज़ों पे हुआ है जिन चीज़ों पे जिसको कोई ख़तरा होता है। जिस मुल्क के अंदर मुझे बताया कि नरेंद्र मोदी हमारा बदतरीन दुश्मन, हमारा वो दुश्मन जिसकी इंतहाई कोई नहीं, जो पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझता, जो मुसलमानों को अच्छा नहीं समझता, जो मुसलमानों के साथ बुरा बदतरीन सलूक करता है, उसकी इंतहाबी मुहिम आप देख लें, सारी चीज़ें देख लें, हम उसकी तकरीर कट करके दिखा सकते हैं। दिखाई है ना, टीवी चैनल से दिखाई है ना। राहुल गांधी की भी दिखाई, राहुल गांधी की भी दिखाई। चला राहुल गांधी ने आपके वो एक किसी और पैरे में ले ले, मैं एक बात कर रहा हूँ, तो मुझे एक बता दें तो हमें अपने मुल्क के लोगों की बातें तकरीरें सुनाने में क्या हर्ज, हम उस पर क्यों नहीं करते? फैसला अदालत ने दे दिया है, साथ ये भी कह दिया कोई ऐसा मत फिक्रा चलाएं जो नहीं कहा गया, तो वो नहीं चलाएगा। जो गलत करेगा वो भुगत लेगा, जो ठीक करेगा वो चलता रहेगा। लेकिन ये एक अच्छी रवायत आ गई है कि अदालती रिपोर्टिंग की इजाज़त मिल गई है। शायद ये हुकूमत को अच्छा ना लगा हो, शायद किसी और को ये अच्छा ना लगा हो, लेकिन ये इजाज़त मिली है तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। हुकूमत में मौजूद लोग उस वक्त जब इन पे केसेस थे तब अदालती रिपोर्टिंग की बाकायदा तौर पे शेयर। यार किसकी बात कर रहे हैं फिर आप? वही बात कर रहे हैं, यही मरियम औरंगजेब साहबा ने नहीं कहा था पीड एक्ट के खिलाफ जब हम गए थे तो ये हमारे साथ खड़े थे, फिर जब इनकी गवर्नमेंट आई तो ये पीड एक्ट के हक में हो गए। अब ये जो बिल्स है मौजूदा, मैं फिर किसी और लफ्ज़ से कहूँगा फिर आप हंसना शुरू कर देते हैं। हद तक इज्जत का जो बिल है ये कौन लेके आया भाई? ये किस लिए लाया गया है? आज गवर्नर साहब कहते हैं कि हम इस पर मुज़ाकरत करेंगे और उस पर इसको हल निकाल लेंगे। क्यों लाते हो ऐसा बिल जिस पे शोर मचे? क्यों लाते हो ऐसा बिल जो नहीं आप समझते हो कि ये ठीक नहीं है? नहीं लाना चाहिए। देखिए मैं बड़ी हम चीज़ें तनकीद करते हैं। आज 100 दिन हुकूमत के हो गए, 100 दिन में हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी दिखाई। वो कारकर्दगी सस्ती रोटी हो गई, बिल्कुल हो गई, मैं मानता हूँ। बहुत सी चीज़ें सस्ती हुई हम मानते हैं, बहुत सी चीज़ों में रिलीफ मिला हम मानते हैं। जो कि इन्होंने काम किया हम उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। जी वो हुआ, मेरे पास वो लिस्ट इस वक्त मौजूद नहीं है, वो पूरी लिस्ट में होती, मैं ज़रूर पढ़ता जो ये अच्छे काम करते हैं, मैं बिल्कुल उसको डिस्कस करता। आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उसमें बिल्कुल करेंगे। जो काम अच्छा है उसको अप्रिशिएट करेंगे, जो गलत है उस पर हम ज़रूर बोलेंगे, वो बोलना हमारा हक बनता है। लेकिन सोचना ये होगा कि अगर वाकई अगर हर हुकूमत अपने इस पहले 100 दिन का एहतसाब देना शुरू कर दे, ये हमें देना कर दे तो बेहतरीन हो जाता है यार। यासर साहब, अब आपने बात की है फैसल वाडा साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब वाली ना जी, मैं तो आज सोच रहा था कि पता नहीं कितनी गर्ज बरस होगी। ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये अरकान असम्बली सेनेटर सारे आए, सियालकोट से अरमगान सुबहानी साहब आ गए, कमाल है, वो भी आ गए। अच्छा उनका तल्लक शायद इनसे कभी ना हो। अब्दुल कदूस बंजो भी आ गए। आप देखें कि और भी बहुत से लोग आ गए। ये तो अब फैसला करना होगा, क्या ये इत्तेहाद है यासर साहब?
क्या ये अरकान असम्बली और सेनेट का इत्तेहाद है? क्या ये अदालत में प्रेशर है? क्या फिर आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़ीर ख़ारजा या किसी अहम नशिस्त पे आप फैसल वाडा साहब को देख रहे हैं? मुस्लिम लीग नून कबूल, पीपल्स पार्टी कबूल, MQM कबूल, बसांजो साहब कबूल, कोई रह ही नहीं गया पीछे, आप और मैं नहीं गए बस। बाकी तो जितने ये सियासी जमातों के लोग थे वो सारे गए हैं। ये तो इससे तो बिल्कुल क्लियर एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो आपको पता है, मुझे पता है, ज़बान हल्क से वो बात निकल सकती नहीं। तो बड़ी क्लियर सी बात है। ये आप फिक्र करें हुकूमत में बैठे कुछ लोग कि अब उनमें से किसकी छुट्टी होनी है, यासर साहब उनकी में से किसकी छुट्टी होनी है। लेकिन एक बात तो मुझे बता दें, ये तो सारा कुछ हो गया, आज की समात, कल की समात, आने वाली एक दिन पहले होने वाली समात, यार ये सारी चीज़ों में बानी तहरीक इंसाफ किधर डिस्कस हो जाता है जब ये बाहर निकल के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, टॉक करते हैं। जितनी पाबंदी लगाती है ना आप लगाते हैं उस पर, उतना ही वो डिस्कस होता है। इसका मतलब है कि गेम का खिलाड़ी अगर कोई है, गेम में अगर कोई है तो सिर्फ वही है, इसके अलावा कोई शख्स गेम में नहीं है। अगर मैं ये गलत कह रहा हूं तो बताएं मुझे। और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का जो इख्तलाफी नोट है यार कमाल है, उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का वो लीडर है, रहनुमा है। अब अतर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं उनका इख्तलाफी नोट है, लेकिन वो उस फैसले का हिस्सा है वो नोट। वो सारी चीज़ें जो हैं बड़ी क्लियर होकर सामने आई हैं। तो ये तो बड़ा चीज़ है। अब आपको ये कहे कि तहरीक इंसाफ जो है वो इस पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी सियासी जमात नहीं है, अगर वो ये कहे कि तहरीक इंसाफ का लीडर बड़ा सियासी लीडर नहीं है, अगर वो ये कहे कि इंसाफ एक बिल्कुल पीछे हट चुकी है, तो अब तो आज तो अतर मिनल्ला साहब के उस रिमार्क्स के बाद तो फिर बहुत सी चीज़ें खुल गई हैं। उन्होंने और भी कुछ लिखा है, यासर सुना पढ़ा ना आपने बड़े गौर से, बयान नहीं कर सकते लेकिन पढ़ा ना आपने, अच्छे तरीके से पढ़ा, तो बाकी लोगों ने भी पढ़ लिया है, तो ये तो चलेगा। मैंने आपसे एक दिन कहा था कि आप क्या समझते हैं, कल जब नैब केस के हवाले से जब बात होगी तो क्या सिर्फ वो नैब केस के हवाले से बात होगी? वो भाई बड़ी चीज़ें उसमें निकलेंगी। इसी तरह जब समात होगी महसूस नशिस्तों के हवाले से, तो क्या सिर्फ महसूस नशिस्तों के हवाले से बात होगी? बड़ी चीज़ें निकलेंगी। ये तो कैसा कानून, इतना कमाल का कानून हमारा चल रहा है, और हमारी सुप्रीम कोर्ट को तो इस पर लेना चाहिए एक्शन कि कल काज लिस्ट कैंसिल कर दी गई है तहरीक इंसाफ की, का केस कल नहीं लगा उस पर, जिस पे जनाब इलेक्शन कमीशन साहब ने जो उनसे मांगे थे डॉक्यूमेंट, जो इतराज़ात थे, उसके बाद समात रखी थी, वो समात नहीं कल होगी। लेकिन जो समात मुस्लिम लीग नून के हवाले से है, जो उनके 3 अरकान के हवाले से है, वो कल होगी। आप क्या दिखाना चाहते हैं? अब तो माशरे में हर शख्स को पता लग गया कि किस इस तराजू का झुकाव, इलेक्शन कमीशन के तराजू का झुकाव किस तरफ है। इस तराजू के झुकाव को अगर दुरुस्त करना है तो पाकिस्तान की आला अदलिया ने करना है। अगर ये दुरुस्त ना हुआ, जिन ममालिक में ये दुरुस्त नहीं होता, उन ममालिक के क्या क्या पोजीशन होती है, वहां जहां इंसाफ नहीं मिलता, फिर वहां पे क्या आलम होता है। ना वहां की मौशियत होती है, ना वहां की जमहूरियत होती है, और ना ही उस वहां पर कोई बंदा जो पुरसकून होता है। ये इंसाफ के लिए जरूरी। हाँ, मैं कह रहा हूं, हम पहले दिन से कहते हैं जिसने जुर्म किया है, जिस भी सियासी जमात से उसका तल्लक है, उल्टा लटका दे यार, कोई मसला ही नहीं है, बिल्कुल करे, सख्त तरीन करे। लेकिन अगर आप ये समझे कि जनाब कि किसी का किसी और सियासी जमात से तल्लक है तो इसका केस नहीं सुनना, मुझे एक बात बता दें, इतने जजेस पर अगर ये इतराज़ चले छोड़ दें, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की तरफ से होता, कबूल होता? अपना ईमान से बताइएगा। किए हुए हैं उन्होंने, पहले कबूल नहीं हुए ना, इतना ही होना जो बस, इसलिए कि यहां से पर्दा खुलना है, यहां से राज इफ्शा होना है।
यहीं पे पता लगना है फार्म 45 47 क्या है। हल्के 3 ही खुलने हैं, 3 के बाद 30 होंगे, 30 के बाद 130 होंगे, फिर 180 होंगे, इस तरह खुलने। अगर एक भी खुल गया तो फिर 101 तक भी जाएगा, 3 खुले तो 180 तक जाएगा। अब देख लीजिए, खोले। अगर आप जीते हुए हैं, आपको डर कोई नहीं है, आपके पास फार्म 45 जेन्युइन है, लाएं, अदालत के सामने खड़े होकर बात करें, जनाब ये है मेरा फार्म 45, ये जो जिन लोगों ने पिटीशन की है ये गलत है, ये है मेरा फार्म 45। लेकिन वहां पर चूंकि काम उल्टा हो गया, तरीके लबैक वाले आए, उन्होंने कहा जनाब ये जी साडा। मुस्तफा नवाज खोखर साहब आए, उन्होंने कहा ये है हमारा। जमात इस्लामी वाले आए, उन्होंने कहा ये है हमारा। पता चला यार कि 6-7 लोगों के एक जैसे हैं और एक ही शख्स ऐसा है जिसका एक जैसा है ही नहीं। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? और एक और आपको मजे वाली बात बता दी। आज मैंने वैसे ये अपने व्लॉग में सोचा था इसको एक्सक्लूसिव स्टोरी बना के करूंगा। वो जो एक नया फार्म 45 आया ना, उसके नंबर शुमार में और जो वहां पे दिए गए नंबर शुमार, उसमें भी फर्क है। इतनी तेजी से काम किया है कि मैं कहना नुक्स ही नुक्स ने। और कई जगह तो ऐसे हैं, एक जगह पे जिता दिया है किसी को यासर साहब, लेकिन टोटल गिनती करनी भूल गए कि टोटल वोट ऊपर जितने हैं, जितने कास्ट में है, फला फला फला, टोटल बनते कितने हैं वो भी भूल गए। इसलिए तो यह पर्दा खुल नहीं रहा, इसलिए तो यह पर्दा उठ नहीं रहा। तो जब यह पर्दा ही नहीं उठना, जब ये चीज़ें नहीं होंगी, तो यासर साहब फिर किस तरफ बात जाएगी आप? अच्छा राणा साहब, एक और मामला, सियासी मामला पे मज़ीद बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं कि वो शख्सियात कि जिनके बारे में एक तशख़्ख़ुस दिखाया जाता है, उन्हीं के ऊपर फिर लेबल भी लगाया जाता है। हमने अब्दुल सत्तार ईदी साहब के मामले में भी देखा कि ईदी साहब के ऊपर भी लेबल लगाया गया। जब तादम मर्ग वो जिस कसम पुरसी में रहे, वो हालात हमने देखे। अब सारिम बरनी साहब हैं, यानी अगर आप ट्रस्ट को देखें ना, ईदी ट्रस्ट, छीपा, सैलानी, सारिम बरनी साहब, अब ये ट्रस्ट को देखें तो उनके ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इल्ज़ाम लगाया गया, इंसानी स्मगलिंग का। उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया, तो वो कहा गया कि अमेरिका की सिफारिश के ऊपर गिरफ़्तार किया। कहाँ से किया? जब वो अमेरिका से वापस कराची पहुँचे। अब अंसार बन्नी साहब को कौन नहीं जानता, मुझे बता देना। उनके इत्माद भी सबके सामने। जिस मुल्क में अब्दुल सत्तार ईदी साहब को ना बख्शा गया हो, जिस मुल्क के अंदर ऐसी ऐसी शख्सियात के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात ले आए जिनके मतलब पता हो कि यार इनका कसूर कोई नहीं है, जिस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा ज़ियतनाक केस ये बना दिया जाए कि आपने शादी क्यों की है, इद्दत केस, तो फिर आप क्या करते हैं? क्या इससे ये आप समझते हैं हकूक़ इंसानी के लिए काम करने उसी शख्स को आपने कितने अवार्ड दिए? उस शख्स को आपके पास इल्म नहीं था, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, आपने कुछ नहीं किया। आपके उनके वकील के बकौल के कई यहाँ पे समातें हुई हैं, उन समातों में हम पेश हुए। अगर वो बच्चे स्मगलिंग जो इल्ज़ाम लगाए अगर थे तो भाईजान वो कोई जादू तो नहीं था जिससे लेकर जाते थे, लेकर तो एयरपोर्ट से जाते थे ना यासर साहब, वीज़ा भी लगता होगा ना उनका, बाकायदा तौर पे वीज़े के बाद ही गए हैं। तो फिर मुझे बताएं भी कौन सी स्मगलिंग है भाई? अगर स्मगलिंग है तो फिर उसमें कौन कौन शामिल है? फिर उनको भी पकड़ें। वीज़ा लगाने से लेकर स्पॉन्सर तक, उन्हें इमिग्रेशन से क्रॉस कराकर जहाज़ तक बिठाने वाले, उन तमाम लोगों को पकड़ें। पता नहीं हम क्या करते जा रहे हैं, मुझे नहीं पता इसमें सच क्या है झूठ क्या है। इल्ज़ाम ये लगाया गया कि पाकिस्तान में वो लोग जो अपने बच्चों को बैरून मुल्क मुंतकिल करना चाहते थे, उन बच्चों ने इस तरीक़ा कार के तहत अडॉप्शन करवाई है अमेरिका में बे औलाद जोड़ों को। सुभान अल्लाह, ऐसा मुमकिन है? जिगर का टुकड़ा होता है, कोई भी अपना जिगर का टुकड़ा जो है ना वो किसी को नहीं देता। आखिरकार आप याद करें, तारीख़ गवाह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तो जब लिया गया तो उसके बाद आपको पता है एक वक्त में वो राज को अफशा करना पड़ा। यार यासर साहब, अफशा करना पड़ा उन वालदैन के सामने, पूरी अपनी रियासत के अहम तरीन अफराद के सामने, इसलिए कि ये हो नहीं सकता कि माँ का बाप का एक जो रिश्ता हो
वो रिश्ता बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाए, वो रिश्ता किसी और तरफ चला जाए, ये हो नहीं सकता। ये इल्ज़ाम जो है ना इसी तरह है कि मैं अभी कहूँ कि यासर साहब आपने मेरी पॉकेट से 50 करोड़ रुपया निकाल लिया, ठीक है ना, बंदा पूछे पॉकेट 50 करोड़ आंदा कितने, ये तो इसी तरह है ना। तो ये इसी तरह ही है। थोड़ी रकम इल्जाम लड़ाई, थोड़ी सी रकम यार मुझे तेरे ते लांदा 10 रुपए काट लेते नौकर मान लेना सी मैं बड़ा इल्जाम लाया लोग मनन ना। एक ब्रेक लेते रहा, ब्रेक वापस आएंगे नाज़रीन, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। एक तरफ हुकूमती कुछ वज़रा या मुशीर या मुआवनीन खुसूसी या तर्जुमान, वो उनकी राय अगर सुन लें तो वो कहीं ना कहीं कोई ऐसी रमक पैदा करते हैं कि हालात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं, और दूसरी तरफ से अगर लचक दिखाई जाए तो बेहतर हो सकते हैं, और एक तरफ से ये बाकायदा तौर पे कहा जाता है कि हालात में नरमी किसी सूरत नहीं लाई जाएगी। तो ये बयानबाजी में जो हमें दो रंगी दिखाई देती है, इसके पीछे वजूहात क्या है? दूसरा ये कि 100 दिन की कारकर्दगी की जो रिपोर्ट पंजाब हुकूमत की तरफ से जारी हुई है उसमें क्या हकायक हैं और क्या चीज़ें हकायक के मुनाफी हैं। इसी बारे में हमें बात करने के लिए ज्वाइन किया है अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बुच्चर साहब ने। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब, इससे पहले कि ये इसके ऊपर बात की जाए उनकी कारकर्दगी के ऊपर या हुकूमती एक्शंस के ऊपर, आपकी खान साहब से मुलाकात हुई, क्या समझते हैं कि उस मुलाकात में क्या लाहेअमल आपको दिया गया है जिसकी एग्जीक्यूशन हमें एक हफ्ते में देखने को मिलेगी? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बात यह है कि खान साहब से मुलाकात हमारी हुई है, क्योंकि खान साहब थर्सडे को अपने जो पॉलिटिकल उनके वर्कर्स हैं, जो उनकी पार्टी के मेंबर्स होते हैं, उनको मिलते हैं। तो अब पोजीशन ये है कि देखें, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, पहले तो इनके झूठ का मैं आपको बता दूं कि खान साहब को जो कहते हैं ये प्रिविलेजेस मिली हुई हैं, ये प्रिविलेज एंड पक्स मिले हुए हैं, ये है वो है, कुछ भी नहीं है। आज से कोई हफ्ता पहले जिस दिन मैं मिला था उस दिन 3 दिन पहले कोई उन्होंने कूलर दिया। हालांकि खान साहब नहीं अपने लिए बोलते, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के वो सरबराह हैं इस टाइम भी, ये तो फॉर्म 47 के जरिए आए हैं। तो उनका ये सारा बाहर झूठ बोल रहे हैं कि उनको ये मिल गया है, वो मिल गया है, उन्होंने को अपने लिए को ख़ास तौर पे उनको को ये कर रहे हैं, अपना फैसिलिटेट कर रहे हैं। देखिए वो सब बातें झूठ हैं, उनको अपने जो प्रिविलेज एंड पक्स एक्स प्राइम मिनिस्टर के होते हैं वो भी नहीं दे रहे। दूसरी बात ये है जी कि जो आप ये बात कर रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम, देखिए खान साहब पे झूठे मुकदमात, उस वक्त साइफर केस था, अब वो तो साइफर भी ख़त्म हो गया, आपको पता है। जब साइफर ख़त्म हुआ है तो हमारे पीछे इन्होंने वो ट्वीट लगा दी है कि आपने ट्वीट की है जी, वीडियो लग गई है। डेफिनेटली उस केस में कुछ नहीं था, ये अब आगे इद्दत वाले केस का हाल आप खुद देख रहे हैं। तो हमारा प्रोग्राम डेफिनेटली यही है जी कि हमने इमरान खान के नाम पे वोट लिए हैं, और सिर्फ लोगों ने हमें वोट दिए हैं कि खान साहब के जो मुकदमात हैं, जो मुकदमात झूठे मुकदमात हैं, उनसे कैसे आप इनको रिहाई दिलाएं। तो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम बन रहा है जी एहतजाज का। हम पुरअमन एहतजाज में जाएंगे, हमारे वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं, हमारे MPs एहतजाज कर रहे हैं। हम इंशाअल्लाह ताला पूरी तरह उस एहतजाज को जी करेंगे आप, और मेरे ख्याल में नेक्स्ट हफ्ता 10 दिन में चीज़ें सामने आने शुरू हो जाएंगी जी। अच्छा जी, आप कह रहे हैं कि एहतजाज, मेरी इत्तला ये है कि खान साहब की रिहाई की फ़ाइनल कॉल खान साहब की तरफ से आएगी और उस पर अमल होगा। जी राना साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कॉल तो डेफिनेटली उधर से ही आनी है, लेकिन हम अपनी तैयारी हमने शुरू कर दी है। देखें अब ये हर जगह, अगले दिन हमारे एक MP इन्होंने पिंडी से पकड़ ली है और रैली निकाल रहे थे, किसी जगह पे ये हमारा एक छोटा मोटा कन्वेंशन होता है, वहाँ पे ये कर देते हैं, अपना धावा बोल देते हैं, किसी जगह पे कुछ हो जाता है। तो बात ये है कि जब हम डिप्टी कमिश्नर को अपने कन्वेंशन की या अपने जलसे की दरख्वास्त देते हैं तो वो बेचारा हफ्ता पूरा भागा फिर रहा होता है, और उसके इनडायरेक्टली उसके पैगाम हमें पहुंचते हैं कि सर हम मजबूर हैं, हम क्या करें। फिर हम राना साहब हाई कोर्ट आते हैं। यानी ये बातें तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, हम मोबिलाइज कर रहे हैं लोगों को। और लोगों को हमने क्या मोबिलाइज करना है जी, खान साहब की रिहाई के लिए लोग ऑलरेडी मोबिलाइज हैं, और वो चाहते हैं कि एक जो नाजायज मुकदमात में पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर अंदर है,
तो उसको फौरन बाहर आना चाहिए। और साइफर केस आपके सामने है, इंशाअल्लाह ताला बड़ी जल्दी जी ये कठिन सफ़र ख़त्म होगा इंशाअल्लाह। अच्छा मलिक अहमद खान साहब, अगर देखा जाए कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, पंजाब असम्बली में भी हीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लफ्ज़ों की सूरत में, एक दूसरे पे हमला आवर होने की सूरत में। अब कल के मामले पे शेख इम्तियाज़ साहब वाला मामला जो है, ये इसी तरह ही चलता रहेगा? देखिए जी, बात ये है, कल मैंने भी स्पीच की है, अब मेरी भी स्पीच आपने सुनी होगी कल वाली सारी। तो जब हमारे साथ जुल्म करेंगे जी, देखिए ये आईजी पंजाब है, मरियम जो है वो डेफिनेटली है। हमने तो एक सीधी सी बात की है जी, बात ये है कि 85 में हमने दिए हैं नॉमिनेशन पेपर, हमारे बुजुर्ग भी लड़े और शरीफ फैमिली भी लड़ी है, तो क्यों नहीं आज और उस वक्त की असासों का मवाजना करते। असल बात तो ये हुई थी, तो उन्होंने ना तो मरियम ने अपने 4 फ्लैट्स की मनी ट्रेल दी, और आप खुद देखें कि एक खानदान 85 में जिसके पास एक इत्तेफाक फाउंड्री थी, आज कहाँ पहुंच गए, और हम जैसे बंदों ने आधी ज़मीनें भी बेच दी हैं। देखिए बात ये है कि इनको ये तकलीफ, क्योंकि सच होता है ना जी, और देखिए हिद्दत और हीट बढ़नी है, मुझे पता है, और वो बढ़ेगी, इसलिए बढ़ेगी कि हम सच पे हैं, हमारा लीडर अंदर है, और हमारा और कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि हम खान साहब को बाहर लेके आए। उसके लिए हम पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार हैं जी इंशाअल्लाह। मोची गेट में जलसा कर रहे हैं, बड़ी तारीखी जगह मोची गेट, क्या वहाँ पे आपका जलसा हो रहा है? जी डेफिनेटली वहाँ पे हमारा जलसा भी नहीं, कन्वेंशन का इनका प्लान है जी। हमारा कन्वेंशन का जलसे की शक्ल तो वैसे ही पीटीआई की बन जाती है, तो हमारा पूरा प्लान है जी, हम पुरअमन एहतजाज वहाँ पे करेंगे, हम सब होंगे, हमारे MPs होंगे, हमारी तंजीम होगी, हम सब होंगे जी इंशाअल्लाह वहाँ पे मौजूद। इसका मतलब हम देखें कि आपकी गिरफ्तारियाँ उस दिन, देखिए जी गिरफ्तारियां रन साहब हमारे लिए बड़ी मामूली चीज रह गई है, पहली बात, क्योंकि हमारे ऊपर इतने झूठे मुकदमात हैं, हमारे लीडर के ऊपर हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर हैं, हमारे जो अंदर हैं, आप खुद देख लें, मियां महमूद रशीद हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब अब जिस हाल में बाहर आए हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उसके बाद आप देख लें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, और उमर सरफराज चीमा है, सनम जावेद, अली किस किस का नाम नहीं, अली हमजा, सब देखें ये वो लोग हैं जो एक एक साल जमानत में भी बाहर आ नहीं सके, जिनका भी अदालत ने फैसला करना है तो वो एक एक साल अंदर है। मियां महमूद रशीद साहब का तो आपको पता है कि उनका अपेंडिक्स ऑपरेशन हुआ है, और आज उनको डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद जेल ले गए। 70 साल के वो बुजुर्ग हैं, क्या क़यामत आ जानी थी कि जी 2 दिन और अगर वो हॉस्पिटल रहते। एक बुजुर्ग है, हार्ट पेशेंट है, और उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ 3 दिन, तो वो उधर दर्द में रहे कि मुझे दर्द है, मुझे ले जाएं। देखिए गिरफ्तारियां हमारे लिए कोई मानी नहीं रखती, इतने बड़े बड़े झूठे पर्चे हम सब पे हैं कि गिरफ्तारियां क्या है। हमने पुरअमन एहतजाज करना है, हमारे वर्कर्स को भी गिरफ्तार कर रहे हैं, हमें भी गिरफ्तार करके ले जाएं जी, लेकिन हमारा पुरअमन एहतजाज होगा और अपने लीडर के लिए होगा इंशाअल्लाह। अच्छा मलिक अहमद खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वैसा सख्त रवैया नहीं था जैसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू का कुछ हिस्सा मुलाहिजा करते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं कि बिलावल भुट्टो ने जो कहा है उसका इम्पैक्ट सियासत पे क्या पड़ेगा। और जब तक कोई जेन्युइन डेमोक्रेटिक अप्रोच नहीं लिया जाएगा तो फिर उसका नुकसान होता है। पाकिस्तान की अवाम वफाक के जो इश्यूज है, जो हाइपर पार्टिजान नफरत की सियासत है, वो इसमें इतना दिलचस्पी नहीं रखते। हमारे अपने मसाइल का हल देना चाहिए, ना कि ये इमरान क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता। उसका अपना केसेस है, अपना केसेस का मुकाबला करें। हमारी नज़र में ये मुत्तफ़ाक़ अमल है। मलिक अहमद खान साहब वो कहते हैं हमारी नज़र में ये मकाफ़ात अमल है। अब जी देखें, जो बिलावल भुट्टो की आपने बात सुनी है ना, उस बात में आप देखें कि वो कितने कन्फ्यूजन में है। एक तो वो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस अपनी ट्रू स्पिरिट में होना चाहिए, पहली बात जो मैं समझाऊं, आप भी शायद यही समझे। दूसरी बात वो कहते हैं कि इमरान खान को अपने केसेस का करना चाहिए सामना। तीसरी बात वो कहते हैं कि मकाफात अमल है। अब मेरी बात सुने, इद्दत वाला केस मकाफात अमल है, साइफर वाला केस मकाफात अमल है। अब बिलावल साहब चूंकि अभी मैं समझता हूँ कि वो एक जो बड़ा बोर्ड के नीचे जो होता है ना जी, छोटा दरख्त, वो कभी पनप नहीं सकता,
वो जरदारी के नीचे हैं, एक बड़े दरख्त के नीचे है, वो अपनी जबान नहीं बोल सकते अगर उनका दिल भी करे तो। ये तीनों बातों में आप कंट्रडिक्शन देख लें, मुझे समझ नहीं आती ये बातें किस तरह करते हैं। देखिए मकाफात अमल ये होता कि तहरीक इंसाफ की तरफ से उनके साथ को ज्यादती की गई होती, उनके साथ जिन्होंने ज्यादती की है उनके तो वो साथ बैठे हैं। जो वादा मैं समझता हूँ कि मिस्टर भुट्टो के जो कातिल के साथ जो बैठे थे, जिन्होंने उनके कातिल को अपना रूहानी बाप करार दिया था, उनके साथ तो आप बैठे हैं, उनकी तो छतरी में, उनको तो आप चौकीदारा कर रहे हैं उनका तो, और उनको तो गवर्नमेंट आप बना के दे रहे हैं। तो आप कैसे ये कह सकते हैं? आप तीनों बातें मुझे उनकी तीनों बातों में कंट्रडिक्शन नजर आती है। आप तो अगर ट्रू स्पिरिट में जमहूरियत हो तो 80% तो वोट मिले इमरान खान को, इस वक्त 26 मिलियन वोट इमरान खान को मिला है, और तकरीबन 1.5-2 करोड़ पे तो 2/3 अक्सरियत बन जाती है ऐसे मुल्कों में। देखिए ये क्या बातें करते हैं, 33% में आपकी 2/3 अक्सरियत बन जाती है। अच्छा साहब ये तो बताइएगा कि बजट, पंजाब का बजट आ रहा है, कोई आपसे मशावरत हुई, कोई आपने तजावीज़ दी, बजट का डट के अंदर रह के बात करेंगे या बजट का बाइकआउट करके बाहर चले जाएंगे? सर बात यह है कि आपने तो खुद देखा है राना साहब, डेफमेशन बिल पे हमने आधी रात तक अंदर रह के मुकाबला किया, हम इनका अंदर रह के भी मुकाबला करेंगे और बजट के खिलाफ बाहर निकल के भी हम एहतजाज करेंगे। आप जो लफ्ज़ों का हेर फेर अभी ये इब्तदाई तौर पे दे रहे हैं, मुझे एक बात बताएं, 100 दिन की कारकर्दगी मैंने पढ़ी और मैं इसका जवाब भी अभी दूंगा, कुछ 1-2 दिन तक मैं पूरी अपनी इनकी रिसर्च कर रहा हूँ। बात यह है कि इनमें सिवाय वादों के और जो मंसूबे हमारे शुरू किए हुए हैं, किसान कार्ड किसका है जी? अब मुझे ये बताएं, किसान कार्ड किसने शुरू किया था? और जितनी रिवैम्पिंग जो हॉस्पिटल्स की थी किनके दौर में शुरू हुई थी? जो ये रोड्स ये कह रहे हैं वो किसके दौर में शुरू हुए थे और निगरान दौर में उन्होंने शुरू किए रखा उस काम का? और इनका तो वादे थे जी 300 यूनिट के, इन्होंने पूरा किया। जो ये चीफ मिनिस्टर हैं जो पंजाब के लिए डिजास्टर साबित हो चुकी है, तो आपका क्या ख्याल है कि इन्होंने वो जो वादा था 300 यूनिट वाला वो पूरा किया? इन्होंने नहीं ये 200 यूनिट मैंने यासर रशीद से लेने हैं जी। ये यासर रशीद रोजाना मुझे कहता है जी 200 यूनिट फ्री ये गवर्नमेंट देने जा रही है, और मैं तो इसी के चक्कर में एसी भी चला रहा हूँ। सर आप 100 यूनिट की बात कर ले, 100 यूनिट भी नहीं मिलेंगे आपको यासिर साहब से, क्योंकि वो मिलने जो नहीं है सर। अच्छा दूसरी बात ये राना साहब की, इन्होंने प्रोक्योरमेंट जो इन्होंने गंदम का किया है हाल, यानी पाकिस्तान की तारीख में ये किसान के साथ नहीं हुआ कि फूड प्रोडक्ट को इन्होंने नफे और नुकसान पे लेके आ गए। किसान इस वक्त मर गया है, किसान रुल चुका है सर। तीसरी बात आपका डेफेमेशन बिल देख लें, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टेक होल्डर्स को पूछा भी नहीं, ये कैसे कह सकते हैं? चौथी बात यह है कि इन्होंने एयर एम्बुलेंस का कहा है। आप मुझे ये बताएं इन अकल के अंधों को कि क्या THQ, DHQ और BHU और इनमें सब RIC में सब में एम्बुलेंसेज आ चुकी हैं? आप हेलीपैड कहाँ से बनाएंगे? कैंसर हॉस्पिटल की ये बात करते हैं, वैसे बनाएंगे जैसे बुरे वाला एयरपोर्ट बना रहे हैं जैसे बुरे वाले एयरपोर्ट बना रहे हैं सर। और दूसरी बात सर मैं अर्ज करूं, जो कैंसर हॉस्पिटल कहते हैं, कैंसर हॉस्पिटल का 30 अरब रुपया उसकी लागत है और है 10 करोड़ रुपया उसकी इन्होंने लोकेशन रखी है। यानी इतने नालायक नाअहल लोग हैं। अच्छा मलिक अहमद खान साहब, एक आखिरी सवाल। हाशिम डोगर साहब ने एक ट्वीट किया और उसमें ये कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान वाले जो हैं वो PTI छोड़ने पर अफसोस का शिकार हैं। क्या पुराने लोग वापस आ रहे हैं या राबिते कर रहे हैं? सर देखिए बात यह है कि एक बड़ा बदकिस्मत साल गुजरा है, अफसोस है हमें इस बात का। मजबूरियां होती हैं, लोगों ने खान साहब को कोई अंडर एस्टिमेट किया, हमारे दोस्त को खान साहब की डिटर्मिनेशन को जो नए लोग आए थे नहीं समझ सके, जो कुछ पुराने चले गए। देखें ये फैसला है जी प्योर इमरान खान साहब का और कोर कमेटी का। उसमें ये है कि खान साहब अभी भी खान साहब जो हैं वो हमारे सबसे बेहतर जानने वाले हैं, अंदर भी बैठे हैं तो उनको सब पता है, क्योंकि जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है उनको पता है। अब जो IPP बनी है या जो जमातें भी बनी है, डेफिनेटली हमारे साथ जो लोग थे वो उधर गए। अब इमरान खान साहब की मकबूलियत को और आज जो हालात हैं और जिस तरह बाकी जो हम बच गए थे सारे डटे रहे और अपने खान को नहीं छोड़ा, तो अब
हम सब जब हमें देखते हैं तो अफसोस तो उन्हें होता है, डेफिनेटली हमें भी होता है। हमारे साथी थे जी, वो 9 मई से पहले साथी थे, तो ज़बरदस्ती छुड़ाया गया, ना खड़े हो सके, उनकी बदकिस्मती है। तो उसमें खान साहब का फैसला है जी। वो सवाबदीद इमरान अहमद खान नियाजी साहब की है कि वो उन्हें पार्टी में वापस लेते हैं या नहीं लेते। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान बचर साहब इस सवाल देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना साहब, जो मैंने सवाल किया मलिक अहमद खान साहब से, आप क्या समझते हैं हाशिम डोगर साहब ने वो जो ट्वीट किया है, ये सिर्फ हाशिम डोगर साहब की अपनी राय हो सकती है या मजमूई तौर पर राय तब्दील हो रही है बहुत से लोगों? देखिए, एक चीज़ बड़ी क्लियर है, चूँकि मैंने ये ट्वीट देखा नहीं है सर, आपने देखा तो 100% आप दुरुस्त कह रहे होंगे, आप गलत नहीं कहते। ये राय एक की नहीं, 2 की नहीं, 3 की नहीं, 4 की नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों की राय है। चाहे वो कारकुन था, चाहे वो लीडर था, चाहे वो कोई भी था। मेरी कई लोगों से इस मामले में बात हुई थी। उन्होंने कहा यार, हमें मान लेना चाहिए कि अवाम ने हमें मुस्तरद कर दिया। हमें मान लेना चाहिए कि हमारा वोट बैंक नहीं था, वोट बैंक उसी शख्स का था, उसी के नाम पर वोट मिलता था, उसी के नज़रिए पे हमें वोट मिलता था, हमें मान लेना चाहिए। तो हाशिम डोगर साहब एक समझदार आदमी है, हाशिम डोगर साहब एक बड़े लायक आदमी है, और अगर उन्होंने ये बात की है तो बिल्कुल दुरुस्त किया। और हाशिम डोगर साहब के तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर अच्छे रूट्स हैं। आप देखिए ना, वो खुद भी जिस हल्के से इलेक्शन लड़े हैं, उनकी पोजीशन आप देख लें, और भी आप ज़रा लिस्ट निकाल के देख लें ना, फरदौस आशिक अमान साहिबा को कितने वोट पड़े हैं? बड़ा नाम था ना, मैं एक बड़े बड़े नामों पे हम आ जाते हैं ना। चौधरी गुलाम सरवर साहब को कितने वोट पड़े? आप इसी तरह बड़े नाम लेते जाएं। हुमायूं अख्तर खान साहब को ले लें आप, वो गोरे, उस हल्के में उन्होंने खर्चा भी काफी खुला किया। वो गोरे जो विनिंग गोरे होते थे ना, जिन्हें हम कहते थे गोरा, तो मैं कह सकता हूं जो विनिंग कैंडिडेट थे, जो उनको कहां पर कितना कितना वोट पड़ा। आप सबको छोड़ दे, जहांगीर तरीन साहब को ले लें यार, 2 हल्के थे ना, 2 हल्कों में आप ले लें, क्या बना? ये कोई जो जीते हैं वो किस तरह जीते हैं मुझे भी पता है, आपको भी पता है। तो फिर अगर हाशिम डोगर नहीं जीत सका, अगर जहांगीर तरीन नहीं जीत सका, अगर फरदौस आशिक अमान साहिबा नहीं जीत सकी, तो फिर मुझे बताएं जो जीते हैं वो कैसे जीते हैं, ये आपको भी पता हो, मुझे भी पता है। वो भंडारी खोल लाएंगे तो बड़ा कुछ निकल आएगा। तो बात दुरुस्त है। अब आने वाला देखें, ये जो एक बात कि इतना दानियाल अजीज़ साहब ने कि एक नई सियासी जमात बनने जा रही है, आप 40 नई सियासी जमातें बना दें, 50 नई सियासी जमातें बना दें, उन सब का हाल वही होगा जो 8 फरवरी को कई नई सियासी जमातों का हुआ है। आप कितने एक इलेक्शन ऐसे करवा लेंगे जिसमें आप फार्म तब्दील कर देंगे? अब 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, इससे ज्यादा आगे चल के ऐसा हो नहीं सकता। लोग यहां वोट डालना छोड़ देंगे यासिर साहब, या लोग ये फैसला कर लेंगे हमने वोट डालना ही नहीं, तो ये सबसे बड़ा नुकसान होगा जमहूरियत का। या फिर लोग ये फैसला कर लेंगे जनाब अब हमने अपने वोट की हिफाजत भी करनी है, और ये भी नुकसान होगा फिर उन लोगों को जो ये सारा कुछ खराब करते हैं, वो जो एक्ट कर रहेंगे उससे भी नुकसान हो सकता है। राना साहब, अच्छा आप क्या समझते हैं, वफाक और केपी ये मामला किस हद तक तूल पकड़ सकता है? फैसल करीम कुंडी साहब की जरा गुफ्तगू सुन लेते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब ने क्या कहा, जरा मुलाहिजा करें। इस वक्त 2 खैबर पख्तूनख्वा है, एक सोशल मीडिया का खैबर पख्तूनख्वा है और एक रियलिटी का खैबर पख्तूनख्वा है। जो आप सोशल मीडिया पे खैबर पख्तूनख्वा देख रहे हैं वही खैबर पख्तूनख्वा आप तलाश करें। अगर आपको वो खैबर पख्तूनख्वा मिल गया तो फिर हमें भी वो बता दें। मेरे वज़ीर आला साहब के थोड़ा ब्लड प्रेशर हमेशा हाई होता है, कुछ सियासी मजबूरियां भी होती हैं, तो जब वो मजबूरियां मैंने सुनी तो फिर मैंने उनके खिलाफ सख्त बयान देना छोड़ दी। फिर मैं उनको खाने की दावत दी, मुझे बुलाया मैं जाऊँगा, लेकिन डायलॉग के जरिए मसाइल निकालेंगे। अच्छा जी, वो कहते हैं जी सियासी मजबूरी है। अब अली अमीन गंडापुर साहब, उनका जवाब क्या है वो जरा मुलाहिजा करें। तू बार बार वज़ीर आला कर रहा है, तेरी हैसियत क्या है?
अभी तुझे हाउस से निकाल के बाहर रोड पे फेंक दूंगा, ये तेरी हैसियत है? जिस तरह तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब तू घुस के दिखा के भी हाउस में। जिन कंधों पे सवार हैं उन कंधों से नीचे पहले इनको गिराएंगे और उस पर घर भेजेंगे। वैसे भी इनसे हुकूमत चलनी नहीं है, बजट तक ये पेश कर नहीं पा रहे, मुल्क का दिवाली इन्होंने निकाल दी है। तो अब ये बहाने ही ढूंढ रहे हैं कि हमें सियासी शहीद बनाया जाए, तो हम सियासी शहीद नहीं बनाएंगे। जी राणा साहब, तलखी तो मजीद बढ़ती चली जा रही। तलखी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको आने वाले चंद दिनों में नज़र आएगा कि हालात किसी और नहज पे चले जाएंगे जो जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं होगा। ये मैं आपको वक्त से पहले बता दूँ। नंबर 2, आज आपने एक बयान नहीं सुना। हमने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक बयान चलाया, एक बयान हमने नहीं चलाया, उस पर शायद आपने गौर नहीं किया। क्या उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद वालों से लोग अब नफरत करते हैं, जो इस्लामाबाद में गलत सियासत हो रही है। इस्लामाबाद में कौन बैठा? हुकूमत बैठी है ना, अपोजिशन तो नहीं बैठी। उन्होंने तो दफ्तरी सील कर छड़े थे। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसके बाद उन्होंने कहा पोस्टिंग के लिए फलां पे जो ये गलत है इसे बंद होना चाहिए, वो भी कौन कर रहा है? अगर आपकी हुकूमत कर रही है तो फिर आपको देखना होगा। अगर आपकी हुकूमत नहीं कर रही, फिर आपके साथी कर रहे हैं जिनको आप सपोर्ट करते हैं। जब आप कहते हैं कि इस्लामाबाद में बैठे लोग जो हैं वो जो नफरत का खेल खेल रहे हैं इससे अवाम पसंद नहीं कर रही। भाई इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस है, इस्लामाबाद में ईवान सदर है, इस्लामाबाद के अंदर वजीर आज़म हाउस है, इस्लामाबाद के अंदर आपके सारे वज़रा बैठते हैं। फिर इसका मतलब है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किधरे डंडा तो नहीं मार लेता यासर साहब? अपने ही वो कहते हैं अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। नहीं, अभी वो वक्त नहीं दिखाई दे रहा। चलें, ये आप कह रहे हैं नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा इंतज़ार तो करें, ये बजट तो आने दें। या ये वक्त दिखाई नहीं दे रहा, या फिर कुछ पैसे ज़्यादा चाहिए हमें सिंध के लिए, दोनों में से एक चीज़ है। लेकिन आप ज़हन नशीन एक बात को जहन में रख लें। मैंने एक आज वीडियो पैगाम पीर वगैरह साहब जो हैं उनके जो इस वक्त हैं, रश्दी साहब क्या नाम है? राशिदी साहब, उनका मैंने एक पैगाम सुना है, सदरुद्दीन राशिदी। बड़ा सख्त पैगाम है। क्या? वो बड़ा सख्त है, बस हम सुना नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। तो ये मुझे जो लग रहा है ना, ये बजट के बाद मैंने आपसे कहा था ईद मौलाना से भी सख्त हो सकता है। हाँ, मौलाना ने मुजफ्फरगढ़ में बात की। जी नहीं, वो उससे भी सख्त है बयान। अच्छा, मुखातब किया उन्होंने किसी को। ये चीज़ें जो है ना सर, अब किसी और तरफ जा रहे हैं। अच्छा, वो आरिफ अलवी साहब जो कहते हैं बात होगी तो घर के मालिक से होगी, माली या बाहर खड़े ठेले वाले से नहीं होगी। अब उनके लहजे में ये तलखी, आरिफ अलवी साहब अमूमन इस तरह की बातें नहीं करते, बहुत कम इस तरह की बातें करते हैं। यानी लगता ये है कि जैसे वो कोई कोशिश कर रहे हो और पानी सिर से गुजर गया हो, तो तब वो जो लहजा अपनाएंगे वो ये लगता है मुझे। आज़ादी का महीना कितने दिन बाद है? कब आ रहा है? जून है, अगस्त में जाके आगे जुलाई अगस्त। अल्लाह इस मुल्क के लिए आज़ादी का महीने को ना बेहतरी का महीना बनाए। ऐसी बात क्यों? देख लीजिएगा, योम आज़ादी पाकिस्तान, योम आज़ादी हुक्मरान, ये दोनों में से एक तो होगा, दूसरा हो जाएगा। एक होगा नहीं, आप ये वाज़े तौर पे ये कह रहे हैं कि हुकूमत 2 महीनों की। मैं कह रहा हूँ एक हो गया, वो तो है आज़ादी का हमारा, दूसरा हो जाएगा। उससे पहले भी हो सकता है, मेरी इंफॉर्मेशन है, गलत भी हो सकती है। और वो मैं ये तो नहीं कहता कि ये कि फ़लाँ चीज़ का रंग जो है फ़लाँ होगा, नहीं होगा तो मेरा नाम बदला दे, मैं ये नहीं कहता। अच्छा, चलिए, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है। उसी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो फार्मूला क्या हो सकता है? इस मुल्क में फार्मूला बनाते या उस पर अमल करते टाइम लगता है? मुझे बता देना, इस मुल्क के अंदर फार्मूला बनाते या उस फार्मूले पे अमल करते। चले आप मुझे एक बात बता दें, लियाकत चट्टा किधर है? उसने भी तौहीन अदालत की, उसने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया, किधर है वो? पता नहीं, गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जेल में क्यों नहीं है वो? गिरफ्त में क्यों नहीं है वो? क्या उसे किसी दिन के लिए रखा हुआ है बोलने के लिए? अगर उसने सच बोला है, फिर उसे जेल से बाहर होना चाहिए। अगर उसने झूठ बोला है तो उसे जेल में होना चाहिए। आप मेरे कुछ इशारे समझ लिया करें। वो तो एक दिन वो तो दूसरे दिन ही उन्होंने फिर ये भी कह दिया था कि मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ, ये था नहीं है सर। वो ज़्यादा बोल गए हैं ना, तीसरे दिन कह देंगे नहीं मुझे ज़्यादा नहीं बोला था, मैं कुछ कब बोला था, अब ये ज़्यादा है, फिर क्या करेंगे?
जो उसने बोला था अगर वो गलत था तो फिर ये केस नहीं जाना चाहिए था इलेक्शन कमीशन में, ये जो 3 हल्कों का गया। इस केस को एक मिसाल बना के वो इसको झूठा करार दे देते कि चड्ढा साहब आप झूठ बोलते हैं, ये देखें हर चीज पर ही है। उस वक्त क्यों नहीं हुआ? सब्र करें आप। तो इन्हें अदालत में मुझे भी बुला लेते हैं, आपको भी बुला लेते हैं, और जिसने डायरेक्ट इल्जाम लगा दिया उसको तो नहीं बाहर होना चाहिए, उस पर तो सख्त एक्शन होना चाहिए। अगर मुल्क का वजीर आजम गिरफ्तार हो सकता है, चले आपके मुताबिक मान लेते हैं कि यार मेरे मुताबिक क्या मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं? मुझे बताएं किधर ले आकर चट्टा। नहीं, मान लेते हैं ट्रम्प कार्ड हो सकता है, मैं कह रहा हूं हुक्म का इक्का हो सकता है। मैं कह रहा हूं अगर वो सच्चा था, अगर वो सच्चा था तो इनाम मिलना चाहिए, अगर वो झूठा था तो जेल की सुराहों को पीछे होना चाहिए। आखिरी 4-5 मिनट राणा साहब, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी का जी देखें जी, हम 100 दिन की कारकर्दगी, बिल्कुल बात यह है कि कभी भी नहीं ये कहते कि हम एक न्यूट्रल प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे गलत होता है। ये एक कारकर्दगी रिपोर्ट है जो पंजाब हुकूमत ने जारी की है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह लिखा हुआ है जी महंगाई में कमी के लिए हुकूमत पंजाब के इंकलाबी इक़दाम हैं। उसके बाद महकमा खुराक के हवाले से उनके दावे हैं, उसमें बड़ी डिटेल उन्होंने दी है। उसके बाद मनसूबा जात है तामीरात के हवाले से, ये बड़ा लंबा माहौलियात, तहफ़्फ़ुज़, मौसमियाती तब्दीली है जो स्क्रीन पे सारा कुछ देख रहे हैं। उसके बाद आप आ जाए महकमा ख़जाना, उसमें उन्होंने लिखा है कि सूबे के अखराजात हमने बहुत हद तक कंट्रोल की है। कैंसर अस्पताल है जिसकी लागत उन्होंने 10 अरब रुपये रखी है। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा 10 अरब रुपये, उसमें 10 अरब थे। पाकिस्तान के सबसे बड़े नवाज शरीफ IT सिटी लाहौर का क़याम 2 अरब रुपये। ये इसी तरीके से फिर महकमा जंगली हयात, इसी तरह है। फिर अवाम की आसानी कमीशन वज़ीर आला पंजाब ने रोटी 16 रुपये मुकर्रर कर दी। ये मैं जो उनकी है, हमारा काम है वो भी बताना जो वो कह रहे हैं। इस पर चूँकि अपोजिशन लीडर बोलेंगे या हम कल इस पूरी रिपोर्ट पे कल बात कर लेंगे। आगे पंजाब प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, अच्छा इस पर मुझे इतराज़ है, कोई शक नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मुझे बड़ा एक अफसोस हुआ कि जहाँ पे आपने इतना अच्छा काम कहते कर रहे हैं कि आप हेल्थ आपके घर तक पहुँचेगी। मैं लाहौर शहर के तकरीबन अस्पताल दिखा सकता हूँ जहाँ पर MS वो लगे हैं जो कहते हैं पैसे दे के लगे हैं, और वो MS लगे हैं जो करोड़ों की करप्शन में मुलव्वस है। कोर ख्वाजा सईद अस्पताल हमारे पास, नवाज शरीफ अस्पताल कोर ख्वाजा, वहाँ के MS के खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही है, अदनान गालिबन नाम उसका, वो इतनी बड़ी इंक्वायरी है जिसकी हद ही कोई नहीं, लेकिन वो आंख का तारा है किसी का। इसी तरह एक हॉस्पिटल और है, मैं उससे MS से मैंने वैसे पूछा, मैं कहा यार ये क्या गलत काम कर रहे हो? कहते जो पैसे दे के लगाएंगे वो करना तो आइए ना, पूरे कर रहे हैं, पूरे से भी आगे निकल जाते हैं। फिर उसके बाद ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर है, महकमा स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन है। उसके बाद 5 लाख किसान मनसूबे से मुस्तफीद होंगे। 300 अरब रुपये बिला सूद पैदावारी कर्जा चाहते हैं। ये इन्होंने अपनी ये पूरी एक डिटेल है जो आप TV पे आप देख रहे हैं। ये डिटेल जो है ये पूरी उन्होंने दी है जी। 100 दिन में हमने ये काम किया। उनका ये दावा है कि इन 100 दिनों के अंदर हिदमत के 100 दिन हैं जो हम चैलेंज करते हैं कि आज से पहले किसी ने ये नहीं किया। ये जो उनका एक था, क्योंकि हमें ये एक चीज़ आई तो हमने कहा जी चले, हमारा काम सिर्फ तनकीद करना नहीं है। अगर ये काम इन्होंने किए हैं और अगर ये काम हुए हैं तो ये फिर पंजाब के लिए एक बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर नहीं तो फिर रोज़ाना की बुनियाद पर ये कागज़ हमारे पास हैं, हम इस पर बात भी करेंगे और एक एक चीज़ को सामने भी लाएंगे। पंजाब के लोगों को क्या पाकिस्तान के लोगों को यासर सहूलतें मिलना चाहिए, हुकूमत किसी की भी हो उसे मिलनी चाहिए सहूलत। अगर सहूलत नहीं मिलेगी तो लोग फिर बागी होंगे, और हमें बागी नहीं, हमें इस मुल्क के लिए मुहिब्बे वतन चाहिए। हमें इस मुल्क के लिए वो लोग चाहिए जो इस मुल्क के लिए अपनी जान भी दें, जो अपना खून पसीना इस मुल्क के लिए लाए। अब मैं देख रहा था अभी, अगर हो सके तो एक प्रोग्राम हम जाके करेंगे यासर, सबसे बड़ी मंडी जो है शाहपुर कांचरा, और फिर हुकूमत की जो कोशिश करेंगे, जो ज़ीशान साहब हैं इनके वज़ीर, वो भी साथ चलें और उन्हें कहेंगे कोशिश करें जी आप बगैर प्रोटोकॉल के चलें। फिर उन्हें बताएं कि करप्शन ये सारी चीज़ें वहाँ पे कैसे हो रही हैं। सर राणा साहब, ये कारकर्दगी के 100 दिन हुकूमत का क्लेम है, उसमें सच्चाई भी होगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स शामिल होंगे,
लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में इत्तेहादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अली हैदर गिलानी कहते हैं, जनूबी पंजाब के अवाम को किसी की रियाया ना समझा जाए, पंजाब को वायसराय की तरह ना चलाया जाए, हमें ये कबूल नहीं है, और तख्ते लाहौर जनूबी पंजाब के लोगों को कबूल करने को तैयार नहीं है। इत्तेहादियों को तो मनाया नहीं जा रहा। मैंने अभी आपको चंद मिनट पहले एक बात की तो आपने मुझे इनकार कर दिया। मैंने बिलावल साहब के हवाले से एक बात की तो आपने साथ ही मुझे टोक दिया और आपने हमेशा की तरह डंडी मारी। आपने कहा ऐसा होगा नहीं। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आज की बिलावल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यहाँ अपने लोगों से ख़िताब है, ज़रा उसको सुन लें। और उसके बाद अली हैदर गिलानी जो बोलते हैं, क्या वो खुद से बोलते हैं? पार्टी लाइन ही हो गया। पार्टी लाइन होता। फिर ये मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द बहुत कुछ हो। जब मैं कहता हूँ ना यौम आज़ादी के साथ उस महीने में कोई और भी हो, कुछ और भी हो सकता है, तो फिर आप उसको देख लीजिएगा। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे और हमें भी वक्त दे तो देख लेंगे, देखेंगे वो दिन जब हमें बेहतरी आएगी, उस दिन का इंतज़ार है। मुझे और राना साहब के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल अल्लाह ने के बाद।